जय भारत, जय संविधान। आज का मेरा विषय है हमारे देश का कड़वा सच। 2014 से लेकर 2026 तक मोदी सरकार ने जितने भी कानून बनाए और जो भी जन कल्याण योजनाएं बनाई, वह सब कागजों में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन धरातल में धूल फांक रही है। इसकी कुछ 2-3 उदाहरणें दे रहा हूँ, बाकी आप खुद समझ जाएंगे। 2016 में नोटबंदी, इसका क्या फायदा हुआ? 0%। 0%। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। नोटबंदी से क्या क्या बंद होना था, जो हमें मोदी सरकार ने बताया। नंबर 1 भ्रष्टाचार, नंबर 2 आतंकवाद, नंबर 3 अफसरशाही और रिश्वतखोरी को लगाम, नंबर 4 काले धन पर रोक और नकारात्मक सोच को बदलना। क्या यह सब बंद हुआ? मुझे तो धरातल में कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ, इसका उल्टा असर जरूर हुआ है नोटबंदी का। और नोटबंदी से क्या क्या बंद हुआ? छोटी छोटी दुकानें बंद हो गई। परचून की जो गली मोहल्लों में होती थी, वो बंद हो गई। उसकी जगह किसने ले ली? मॉल ने। और ऑनलाइन, जिसको हम कहते हैं, हम डिजिटल इंडिया में आ गए हैं। ऑनलाइन हम अब खरीदते हैं। अब चाहे उसमें कूड़ा ही आ जाए, पैसा देना पड़ेगा। और दुकान पे तो जाके हम चेक करके, मोल भाव करके सामान लेते थे। अब मॉल में मोल भाव करके दिखाइए, नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर वाइट कॉलर कपड़े पहनकर खड़े होते हैं और बेचारा गली मोहल्ले का दुकानदार और सब्जी बेचने वाला गंदे कपड़े पहने होते हैं, बाल बिखरे होते हैं, उसकी तो कोई औकात ही नहीं है। छोटी छोटी दुकानें बंद हो गई, छोटे छोटे काम धंधे बंद हो गए, और छोटी इंडस्ट्री तो बिल्कुल खत्म ही हो चुकी है, जिसे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, वो तो खत्म ही हो चुकी है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से 50% आबादी जुड़ी हुई थी, चाहे वो कृषि से रिलेटेड हो, चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो और काम धंधों से रिलेटेड हो। कॉर्पोरेट जगत का हिस्सा सिर्फ 10-20% ही होता था। लेकिन नोटबंदी के बाद कॉर्पोरेट घरानों की बाढ़ आ गई। गरीब गरीब होता गया और अरबपति, चंद अरबपति खरबोपति हो गए। तो इस नोटबंदी में मरा कौन? मरा गरीब, आम जनता मरी। और इस नोटबंदी का कोई भी प्रभाव मुझे गरीब जनता की जिंदगी पर रत्ती भर भी दिखाई नहीं दिया। हमारे अर्थशास्त्री विद्वान कहाँ बैठे हैं? हजूर, मुंह खोलिए, सरकार की आंखें खोलिए। प्रभाव तो नहीं दिखा, पर उन गरीब आदमियों की दुश्वारियां बढ़ गई। और
हमारे घर की औरतें अपने घर वालों से छुपाकर कुछ जमा पूंजी जमा करती हैं, और उस नोटबंदी ने उन औरतों की जमा पूंजी को भी खत्म कर दिया, जो एक नारी शक्ति का आधार था। नंबर 2, 2017 में जीएसटी का लागू होना। हमारे पुराने सेल टैक्स, जिसको हम आरडी सेल कहते हैं, रजिस्टर डीलर, और उसके बाद आया वैट। इसमें कुछ खामियां थीं और उसको दूर करने का सरकारों ने प्रयास भी किया, और मोदी जी ने भी बहुत तगड़ा प्रयास किया। जीएसटी का प्रावधान मनमोहन सिंह की दूसरे कार्यकाल में हो गया था, लेकिन इम्प्लीमेंट सही ढंग से हो नहीं पाया, क्योंकि उस जीएसटी के कानून में कुछ कमियां थी, उसके ऊपर विचार किया जा रहा था। और 2017 में मोदी जी ने, जो मास्टर स्ट्रोक खेलने के आदी हैं, बिना किसी विपक्षी पार्टी, राज्य सरकारों से विचार विमर्श किए बिना और बिना फैक्ट चेक किए जीएसटी को लागू किया। मैं इसे जीएसटी नहीं कहता। जीएसटी का मतलब है गुंडा सरकारी टैक्स, गुड्स सेल टैक्स नहीं, गुंडा सरकारी टैक्स है। दो 2017 से लेकर 2025 के आधा साल बीत जाने के बाद हमारे देश में एक नया त्योहार आया, जीएसटी छूट महाउत्सव। फर्जी सनातनियों, ये त्योहार नोट कर लो, इस दिन छुट्टी भी हुआ करेगी सिर्फ आप लोगों की। जीएसटी छूट महाउत्सव एक नया त्योहार जुड़ गया सनातनियों के, फर्जी सनातनियों के खाते में। लेकिन इसका मतलब तो यही हुआ, टांगे तोड़ दो और बैसाखियां बांट दो, आंखें फोड़ दो, चश्मे बांट दो, और घर तोड़ दो और त्रिपालें बांट दो। और एक बात और जीएसटी कम करने का जो मोदी जी दम भरते हैं, उसमें भी बहुत बड़ा झोल है। जरा जीएसटी को जो अब लागू किया है, महाछूट जो महाउत्सव मना रहे हैं, जो अब पेश किया, उसमें भी बहुत से पर्दे हैं। जीएसटी हमारे लघु उद्योगों को, छोटे दुकानदारों को, रेड़ी फड़ी वालों को और छोटे छोटे काम धंधे करने वालों को खा गई। और जो मास्टर स्ट्रोक जिसका प्रचार मोदी सरकार और गोदी मीडिया ने बिना फैक्ट चेक किए हुए पूरे देश में प्रसारित किया, कि इससे काला धन बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। नकली नोट के काले व्यापार को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। और जब नकली नोट खत्म हो जाएंगे तो आतंकवाद और पत्थरबाजी अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन 2014 के बाद काला धन, नकली नोट और आतंकवाद में 2025 तक हम नंबर 1 पर आ गए।
मोदी जी 2014 में कहते थे स्विस बैंक में जितना काला धन है इंडिया में लाकर हर इंडियन के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा कराऊंगा। मोदी जी 2026 तक स्विस बैंक में काला धन 3 गुना बढ़ चुका है। फर्जी सनातनियों 15 लाख नहीं अब 45 लाख रुपए आएगा। जरा ढोल नगारे बजाओ। मुद्दे तो बहुत हैं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, नारी का उत्पीड़न। इस सरकार के लिए ये मुद्दे नगण्य हैं। मुद्दे क्या हैं? राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, वक्फ बोर्ड का कानून लाना। अरे हिंदुओं की तुम सरकार हो और तुम भला कर रहे हो उन मुल्लों का, मुसलमानों का। लानत है मोदी जी आप पर। तो नंबर 3, कृषि बिल योजना। किसानों की हितैषी पार्टी मोदी सरकार एक अद्भुत कानून लाई, कृषि बिल कानून। और गोदी मीडिया ने भी इसको मास्टर स्ट्रोक बताया और इसके फायदे वो गिना दिए जो मोदी जी और मोदी जी के मंत्रिमंडल को भी नहीं पता था। भाई गोदी मीडिया को पता था। इसे चाटुकारिता कहते हैं, सच्चाई नहीं। कृषि बिल कानून आया तो देश के सारे किसान खालिस्तानी नक्सलवादी हो गए और इनके पक्ष में जो भी बोला वो राष्ट्रद्रोही हो गया। इनके पक्ष में जो भी बोला विद्वान, शास्त्रविद, हमारे अर्थशास्त्री और कृषि विज्ञान के जो भी समझदार लोग थे, वो सब क्या हो गए? अर्बन नक्सल। ये नवा वर्ड है, डिक्शनरी में नया आया है, बीजेपी ने दिया है, अर्बन नक्सल। मैं तो हैरान हूँ ये इनकी डिक्शनरी में कौन कौन से शब्द हैं जो हमारे विद्वानों की डिक्शनरियों में लिखने से वंचित रह गए। कृषि बिल कानून, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री केयर फंड, प्रधानमंत्री आवास योजना और अभी अभी प्रकट हुआ जी राम जी योजना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, CAA, NRC और पता नहीं कितने तरह तरह के बेमतलब के कानून और बेमतलब की जन कल्याण योजनाएं बनी। पर ये जन कल्याण से इन योजनाओं का जन कल्याण से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। इन सब का सरोकार है तो वोट बैंक। क्या है? वोट बैंक। जनता और राष्ट्र जाए भाड़ में, सत्ता पहले है भाई। राष्ट्र, धर्म, जनता तो तुच्छ सी चीजें हैं, सबसे बड़ी तो सत्ता है। जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दे जैसे बेरोजगारी, महंगाई, भूख, दवाई, पढ़ाई
और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे तो बिल्कुल शीन ही हो गए। जो बीजेपी, आरएसएस और उनके साथ जुड़े छपरी फर्जी सनातनी हिंदू संगठन जो कह देते हैं वो आज के वर्तमान काल में रामवाणी मानी जाती है, सिर्फ फर्जी सनातनियों के लिए। इन लोगों के हिसाब से तो भारत आजाद ही 2014 में हुआ था। एक टुच्ची सी नंगी अभिनेत्री जो खुद ड्रग्स लेती हो और भांग खाए प्रधानमंत्री को अपना बाप कहती हो, उन अभिनेत्री जी से पूछना चाहता हूं भी, अगर मोदी जी आपके बाप हैं तो क्या तुम्हारी मां गुजरात गई थी? कि मोदी जी हिमाचल की मंडी में तुम्हारे घर आए थे? बताइए, अगर मोदी जी आपके बाप हैं तो तुम्हारी मां गुजरात गई थी कि मोदी जी तुम्हारे घर हिमाचल मंडी में आए थे? जरा अपनी मां से कंफर्म कर लेना। क्योंकि मुझे शक है, पक्का नहीं पता, शक है, क्योंकि उस समय मोदी जी, जब ये अभिनेत्री पैदा हुई, मोदी जी अपनी घरवाली को समाज में धक्के खाने के लिए छोड़कर, यानी कि मोदी जी अपना गृहस्थ जीवन छोड़कर भारत भ्रमण पर निकले। गलत शब्द कह दिया, भारत में आवारागर्दी करने निकले। मोदी जी उस टाइम जैसे आवारागर्दी नहीं करते हैं लड़के, उन्हीं की श्रेणी में आते हैं जो आज अपने आप को विश्व गुरु बनते हैं। तब ये आवारागर्दी लौंडों के गुरु थे। ये अपनी घरवाली को समाज में धक्के खाने के लिए छोड़कर भारत में आवारागर्दी करने निकले। शायद घूमते घूमते हिमाचल की मंडी में पहुंच गए होंगे और इस अभिनेत्री की नींव पड़ गई होगी। भाई, ये मेरा ख्याल है। मेरी भाषा कुछ तलख और निम्न स्तर की हो गई है। एक सच्चे भारतीय और एक राष्ट्रभक्त की भाषा ऐसे ही निकलेगी जब ऐसे सवाल आएंगे। लेकिन ये तलखी तो देशव्यापी देखने को मिल रही है। 1947 को हमारे सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदानों और अपने खून द्वारा इस आजादी को सींचा है। क्या यह इन बलिदानियों का अपमान नहीं है? हमारे यहाँ तो ऐसी पागल कुतिया को गोली मार दी जाती है। अभिनेत्री जी, आपने हिमाचल मंडी में अपनी माँ को फोन लगा लिया और अपनी मम्मी से पूछा भी, मेरे जन्म से पहले आप गुजरात गई थी कि मोदी जी मंडी हमारे घर आए थे? अब अभिनेत्री जी को तो बहुत मिर्ची लग रही होगी। मेरे देश के सेनानियों का अपमान करने वाले एक बाप की औलाद नहीं हो सकते। अभिनेत्री जी, आप भी एक बाप की औलाद नहीं हो, आपने खुद माना है ये। महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, मौलाना अब्दुल कलाम जी और चंद्रशेखर जी
भगत सिंह जी, करतार सिंह जी और सभी नामी बेनामी स्वतंत्रता सेनानियों ने 15 अगस्त 1947 को आजादी का सूरज देखने के लिए अपनी रातों की नींद हराम कर दी। फांसियों पर चढ़े, घर बार और परिवार को छोड़ना पड़ा सिर्फ राष्ट्र के लिए। मोदी जी ने अपना घर बार और अपना परिवार क्यों छोड़ा? अभिनेत्री जी, अपने असली बाप मोदी जी से पूछकर मेरे को बताना भी उन्होंने अपना घर बार और अपनी घरवाली को क्यों छोड़ा। क्या वो जुगांडा को आजाद कराने गए थे? भारत तो 1947 में आजाद हो गया था। मोदी जो विश्व भ्रमण, भारत भ्रमण कर रहे थे, वो जुगांडा को आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तुम्हारे बाप मोदी ने शादी के बाद घर परिवार छोड़ा था। तो क्या वो जुगांडा की आजादी का संघर्ष कर रहे थे? वो तो सिर्फ तफरी कर रहे थे, जिसे आसान भाषा में आवारागर्दी कहते हैं। तफरी तो फिर भी एक उर्दू का शब्द है, इसका बहुत बढ़िया मीनिंग है, लेकिन आवारागर्दी एक बहुत ही घटिया और अपमानजनक शब्द है। अंग्रेजों की पेंशन पर चलने वाले आरएसएस के लोग महान और सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे। 2014 में ये चुटकुला सुनकर तो मेरा हंस हंस के पेट दर्द करने लगा। अंग्रेजी पेंशन पर पलने वाले आरएसएस के लोग महान और सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे, और आजकल बीजेपी वाले यही कथा सारे देश को पढ़ा रहे हैं। और 2014 में ये चुटकुला या जोक सुनकर मेरा पेट तो दर्द करने लगा। और ये एक ऐसा ऐतिहासिक ज्ञान था कि मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया। शून्य की भी कोई कीमत होती है, सिफर, जीरो। शून्य की भी मैथमेटिक्स में कोई ना कोई कीमत होती है, लेकिन जिसका जमीर मर जाए उसकी कोई कीमत नहीं होती। मरे हुए जमीर वाले बीजेपी, आरएसएस और फर्जी सनातनी संगठन हमारे भारत पर एक बोझ है और हमारे भारत के माथे पर कलंक है। हमारे टीकाधारी प्रधानमंत्री को सलाम, दोनों हाथों से, उल्टा भी सीधा भी। बाकी भाई ये पीआर का जमाना है। जय भारत, जय संविधान।